वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई आचार्य पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज सैम्पलिंग टेक्निक के एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकलिटी पे और टाइप्स पे ये डिस्कस करेंगे, जिसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डॉक्टर अखिलेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे बीच जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये जानना चाहते हैं कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है और उसका बेसिक कॉनोटेशन क्या है और उसका बेसिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ये कैसे अपने स्टडी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बेसिक कॉनोटेशन को पहले क्लियर करें। धन्यवाद सर। सैम्पलिंग के जो मेजर टाइप होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम बात करें सर, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ गए, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्लस्टर सैम्पलिंग। जब हमारा सैंपल बहुत बड़ा होता है तो हम सैंपल को छोटे छोटे क्लस्टर्स में से बांट लेते हैं और उस क्लस्टर से अपने सैंपल, अपने सब्जेक्ट्स हम चुनते हैं। लेकिन जब उस बहुत बड़ा और बहुत स्प्रेडेड पॉपुलेशन होता है हमारा, तब हम उसको एक स्टेज में सेलेक्ट ना करके कई स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड सो ऑन, जब सेलेक्ट करते हैं सैंपल, तो जस्ट इसी को कई स्टेज इन्वॉल्व होने की वजह से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्या एक उदाहरण से आप यदि स्पष्ट कर देंगे तो शायद स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या निहितार्थ है। जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि मान लीजिए मेरी स्टडी है कि भारत में जो हमारे स्कूलों में मिड डे मील चल रहा है, उस मिड डे मील योजना का क्या प्रभाव है, बच्चे कितना प्रेजेंट रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। तो जब हम ये स्टडी करेंगे, अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं और हमें एक ओवरव्यू देना है, एक आउटलाइन देना है कि क्या स्थिति है इसकी। तो हम करेंगे सबसे पहले कि इंडिया को, ऑल इंडिया में से 4, 5, 10, मान लीजिए हमने 10 स्टेट का चयन किया, तो हमारा यहाँ पे यूनिट क्या रहा, स्टेट रहा। अच्छा। हमने 10 स्टेट का चयन किया 28 स्टेट में से रैंडमली। उसके बाद दूसरे स्टेज पे जाएंगे और उन 10 स्टेट्स में से हो सकता है हम 20 डिस्ट्रिक्ट्स का चयन करें। फिर डिस्ट्रिक्ट से हम नीचे जाएंगे, 20 ब्लॉक्स का चयन करें। फिर 20 ब्लॉक से हम नीचे जाएंगे, 20 स्कूल्स का चयन करें। और फाइनली जो हमारा सैंपल सेलेक्ट होगा वो 20 स्कूल होंगे, जो कि हमने ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट किए। जैसे आपने बताया कि एक स्टेज जैसे कंट्री हुआ जी, फिर कंट्री के बाद फिर जो दूसरा जो स्टेज है वो स्टेट का हुआ जी, फिर स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट पे आया, डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक, यानी कि ये जो स्टेज है इसी कारण शायद इसी के कारण इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, तो एक मतलब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई बेसिक क्राइटेरिया है, क्या बेसिक कोई कंसिडरेशन है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ही प्रयोग किया जाए, जहाँ पे बिल्कुल केवल वही यूज़ होगा। तो कम से कम 3-4 क्राइटेरिया आप बताइए कि किन किन कंडीशन में मल्टी स्टेज होगा। क्या केवल स्टेज स्पेसिफिक सैम्पलिंग, या कोई टाइम फ्रेम भी, या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी, या रिसर्च के क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग किस केस में करेंगे हम, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है सर। अच्छा। जैसे अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत स्पष्ट नहीं है तो हम उसमें मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं। अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा हमारे पास मिल रहा है, अच्छा, जो कि एक्सेसिबल इजीली नहीं है, तो वैसे में हम करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें प्रेसिजन जो रिक्वायर्ड है, एक ओवरव्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए, तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि कन्वीनियंटली हम अपना रिसर्च पूरा कर सकें। अगर रिलेटिवली हमारे पास टाइम कम है, जिस पॉपुलेशन में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे। तो हमारे बीच आपको खुशी होगी कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि खास करके इस वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के पीएचडी के ये स्कॉलर्स हैं। ये अभी इनके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने क्वेश्चन को रखें बहुत प्रिसाइजली, ताकि सर को आसानी हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। मैं शौकत अली, रिसर्च स्कॉलर ज्योग्राफी से। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बड़े पॉपुलेशन से स्टेज वाइज नीचे आते हैं तो सैम्पलिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट्स के, क्या उसमें चेंज होता है या वो सेम ही रहते हैं?
शौकत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अक्सर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टी फेज सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग दोनों सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग दोनों डिफरेंट हैं। मल्टी फेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप फेज वाइज फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में करते हैं, तो देखने में ये लगता तो है कि अलग अलग स्टेजेज में किए जा रहे हैं, लेकिन एक खासियत ये होती है कि मल्टी फेज सैम्पलिंग में आपके यूनिट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब इसमें मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आप करते हैं तो आप देखिए कि पहले वाले में जो आपको स्टेट का एग्जांपल बताया, मान लीजिए पूरी कंट्री से पहले स्टेज में मुझे क्या करना है, कंट्री से स्टेट चुनना है, तो हमारा यूनिट हो गया इंडिया का स्टेट। अब उस स्टेट से हमें डिस्ट्रिक्ट चुनने हैं, तो अब हमारा यूनिट क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट। उससे भी नीचे आते हैं तो हमारा ब्लॉक, उससे भी नीचे आते हैं तो स्कूल, और उससे भी नीचे आते हैं तो स्कूल से स्टूडेंट्स। तो हमारा यूनिट जो है हर स्टेज पे चेंज हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग में, कि मल्टी फेज सैम्पलिंग में आपके यूनिट सेम रहते हैं, आप सिर्फ उनको शॉर्ट लिस्टिंग अलग अलग क्राइटेरिया पे करते जाते हो और रेस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे। जैसे मल्टी फेज सैम्पलिंग को आप मान सकते हैं कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फिर एक कोई रिटन टेस्ट हमने लगा दिया, फिर कोई ओरल टेस्ट लगाया और सेलेक्ट किया, तो आपके यूनिट्स सेम है, आप उन्हीं पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन जब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके यूनिट सारे के सारे हर स्टेज पे अलग यूनिट होते हैं। एक मेरा भी एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कहा जाए तो ऐसा है कि जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है और एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, तो मल्टी फेज जो सैम्पलिंग है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में उसको हम अप्लाई करेंगे या क्रॉस सेक्शनल, या दोनों में उसको किया जा सकता है? सर, जैसा कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात है, तो यूजुअली हम दोनों में ही दोनों यूज कर सकते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग। ये डिपेंड करता है कि हमारे स्टडी का नेचर कैसा है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा सैंपल कितना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास कितने रिसोर्स और कितना टाइम अवेलेबल है। तो ये है कि शायद शौकत जी आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का क्या बेसिक कनोटेशन है। हमारे साथ अब एक और रिसर्च स्कॉलर जुड़ रहे हैं। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दें और इंट्रोडक्शन के बाद अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद सर। मैं विजय कुमार, रिसर्च स्कॉलर इन एजुकेशन सर जी। मेरा यह प्रश्न है सर कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है और मल्टी फेज सैम्पलिंग है, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और ऐसी कौन सी समस्या होगी जिसमें इसके ज़्यादा प्रयोग होने की संभावना होगी? जैसा कि इससे पहले भी हम डिस्कस किया है, मल्टी फेज सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यूनिट्स का है, कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हर स्टेज पे यूनिट्स आपके बदल जा रहे हैं, लेकिन मल्टी फेज सैम्पलिंग में हर स्टेज पे आपके यूनिट्स सेम रह रहे हैं। दूसरा जो आपने जो पूछा कि क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो बहुत लार्ज सैंपल में से बहुत लार्ज पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल आपको लेना है, बहुत छोटा सैंपल, 5%, 10% लाइक दैट, और बहुत बड़ा आपका हो। मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल यदि आप बता दें विजय जी को तो शायद विजय जी को समझने में आसानी होगी। हाँ सर, सही आपने बताया कि जब भी हम रिसर्च की बात करें तो हमें उसको उदाहरणों के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। तो मान लेते हैं कि विजय जी, आपका स्टडी क्या है? मेरा स्टडी सर स्टडी ऑफ स्टेटस, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल रिटार्डेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक है, आपका जो टॉपिक है, अब मान लीजिए कि आप इसमें कैसे कर रहे हैं, कोई सर्वे वगैरह कर रहे हैं? ये बेसिकली सर मिक्स मेथड रिसर्च है और इसमें दो टाइप्स के मेथड्स यूज हो रहे हैं, एक क्वालिटेटिव मेथड्स यूज हो रहे हैं और एक क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज, या यूँ कहें एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल मेथड जो है। तो इसके अंतर्गत सर सर्वे भी होगा, क्वेश्चनर भी यूज होगा और कंटेंट एनालिसिस। हम रुकते हैं यहाँ पे कि सर्वे होगा, आपने कहा सर्वे होगा। आप मान लीजिए कि ऑल इंडिया में आप एक सर्वे करके जानना चाहते हैं कि इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का कितना डिफरेंस है, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आपने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल इंडिया से आप पॉपुलेशन एक्सेस कर नहीं सकते हैं, आपको 6 महीने में रिपोर्ट देनी है, तो आप कैसे करेंगे?
बिल्कुल, यानी कि टाइम की अवेलेबिलिटी भी एक टाइम की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको फर्स्ट स्टेज में आप इंडिया से कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी चाहिए। मान लीजिए कि आप ये सैंपल पूरा का पूरा कोटा से ले लेते हैं तो आपकी स्टडी अफेक्ट होगी, बायस्ड होगी। कोटा की सिचुएशन तमिलनाडु की सिचुएशन से अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो आप पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ढूंढेंगे तो उसके लिए आपको एक एक स्टेज पे आगे आना होगा। पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे रैंडमली, फिर स्टेट से रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप उन स्टेट से उस पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन आपको चाहिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखिए कि ऑल इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, दूसरा, बहुत वो मुश्किल है। पूरा पॉपुलेशन एनलिस्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब एक रेडी रेफरेंस का फ्रेम एक्सेस करना इजी नहीं है। हालांकि सेंसस का डेटा आपके पास है बट इट वोंट सर्व यू फॉर सैम्पलिंग फ्रेम। तो ऐसे केस में आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जीवन मरण का कोई सवाल तो है नहीं कि आप 0.001% एक्यूरेसी के साथ अपनी बात कहें। देखा जाए डॉक्टर अखिलेश जी, पहला तो ये है कि जो रिसर्च का जो एक वेरी फीचर होता है वो जनरलाइजेशन का। आपने जनरलाइजेशन की बात की, ठीक है। तो मल्टी फेज और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से जनरलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना हद तक फुलफिल होता है? जनरलाइजेशन की जहाँ तक बात है तो जनरलाइजेशन जो है आपका डिपेंड करता है कि सैंपल आपका कितना रिप्रेजेंटेटिव है, कितना आइडेंटिकल है पॉपुलेशन का। और जब भी आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं तो इसी वजह से अलग अलग यूनिट्स पे आप सैम्पलिंग करते हैं ताकि वो रिप्रेजेंटेटिवनेस बना रहे। बिल्कुल। तो ऐसे में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करने के बाद जनरलाइजेशन इजीली पॉसिबल है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है बाकी अदर सैम्पलिंग मेथड्स के जैसा। स्टूडेंट्स के मन में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इनको पहले से ये क्लासिफिकेशन बतला दिया जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो इसको ये किस कैटेगरी में रखें? क्योंकि ये हमेशा ये आम प्रश्न है। एक कभी कभी होता है कि क्या दोनों की कैटेगरी में दोनों आएंगे? किस तरीके का, मतलब इसको कैटेगराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखा है? कैटेगराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो विद इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो मेथड अडॉप्ट करेंगे ये उसके अनुसार होगा। अच्छा। अगर आप विद इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ईच स्टेज यू आर यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग मेथड देन इट कम्स अंडर रैंडम सैम्पलिंग। ओके। और अगर आप सारे स्टेज पे, हर स्टेज पे परपसिव सैम्पलिंग आप कर रहे हैं तो आएगा नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। तो इट कैन बी रैंडम एज वेल एज नॉन रैंडम। इट कैन बी नॉन रैंडम। यस। हाँ, तो ये बहुत अच्छा, चूंकि एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है सिमिलर स्टूडेंट्स के बीच। वे मल्टी फेज सैम्पलिंग आल्सो कैन बी रैंडम, कैन बी नॉन रैंडम। प्रश्न और है सर मल्टी स्टेज और मल्टी फेज जो दो सैम्पलिंग्स के टेक्निक्स बता रहे हैं उसमें दोनों में ज़्यादा रिलायबल कौन है? ज़्यादा रिलायबिलिटी किस में है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे सैम्पलिंग टेक्निक को चूज करने में लगे रहते हैं कि जो वैलिड हो, जो रिलायबल हो। तो मुझे लग रहा है कि ये वैलिड क्वेश्चन भी है आपका। आपका क्वेश्चन सही है कि मल्टी फेज सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में व्हिच वन शुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर रिलायबल? क्योंकि सर आपने बताया मल्टी स्टेज में यूनिट्स चेंज होते हैं, तो यूनिट्स जब चेंज होंगे तो फिर रिप्रेजेंटेटिव कैसे वो सबको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ विजय जी, इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि रैंडम सैम्पलिंग और परपसिव सैम्पलिंग में से कौन सा रिलायबल है ज़्यादा? ज़्यादा सर परपसिव, मेरे हिसाब से परपसिव होना चाहिए क्योंकि वो मेरे पर्पस को फुलफिल कर रहा है। परपसिव ज़्यादा रिलायबल है मेरे अनुसार होना चाहिए, लेकिन आपके अनुसार मानता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद स्टडी के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा सर। रिलायबिलिटी किसकी अधिक होगी, क्योंकि हम किसी एक को रिलायबिलिटी के क्राइटेरिया में हम नहीं रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक केस स्टडी ले रहा हूँ, रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल, परपसिव सैम्पलिंग मुझे करना है, तो क्या केस स्टडी रिलायबल नहीं होता है? सिमिलर वे में जो भी आपका स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार आपने अगर रेलिवेंट सैम्पलिंग मेथड यूज किया है देन आइदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आइदर मल्टी फेज सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बोथ आर रिलायबल। यानी कि स्टडी के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप कि जो सैम्पलिंग टेक्निक है या जो सैंपल है वो कितना रिलायबल है और कितना वैलिड होगा। हमारे बीच और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शायद वो भी, उनके मन में भी जिज्ञासा की बाढ़ आ रही है। तो आप अपना पहले परिचय दें। सर मैं वीरेंद्र सिंह राजनीतिक विज्ञान का शोध छात्र हूँ। सर मेरे को ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि मैंने पहले भी, जैसे अनिल जैन सर थे, उनके साथ पहले हमारी जो
वर्कशॉप डिस्कस हुआ, उसमें भी मैंने सोचा, उन्होंने हमें क्लस्टर और कोटा सैम्पलिंग के बारे में बताया था। तो उससे अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे मल्टी है, ये किस केस में ज़रूरी है, वहाँ भी मुझे मेरे टॉपिक से रिलेटेड लगी और ये सैम्पलिंग भी मेरे टॉपिक। तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये कुछ क्लस्टर सैम्पलिंग और जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में है, इनको शायद कन्फ्यूजन है, शायद आप कहना यही चाह रहे हैं। तो इनके थोड़ा सा शंका का समाधान करें। जी धन्यवाद सर। आप अपना टॉपिक बताएं। सर मेरा जो टॉपिक है, भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन। और आप कितने साल में आप अपनी स्टडी खत्म करना चाहते हैं वीरेंद्र जी? सर ये तो अभी पॉसिबल नहीं है ना टाइमिंग का, इसमें तो यही चाहूंगा कि अनुमान जल्दी। आपके पास अनुमान आप बताएं। मतलब 2 साल 3 एक साल रफली आप कब रफ तक? सर 3 साल में, ज़्यादा से 3 साल करना में। चाहते हैं। अब देखिए आपके पास जो ऑप्शन है जी जी वो क्लस्टर सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, आप मल्टी स्टेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3-4 साल 5 साल का समय है तो ज़्यादा अच्छा सजेस्टेड ये है कि आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज करें। और फर्स्ट स्टेज में आप क्लस्टर सेलेक्ट करें जहाँ पे कि आपको ऐसे उग्रवादी मिल सकते हैं। जी जी क्योंकि एक तो आपका टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, जी जी इसमें आपको न तो पॉपुलेशन पूरा क्लियर है, जी जी क्योंकि उग्रवादी किसको कहेंगे आप, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ a terrorist? जी जी It is really very sensitive question. Sensitive and very vague. So your population is vague. You go for multi-stage sampling, and in first stage you select some clusters, and after from all those clusters you select your population, representative population. यानी कि आप मिक्स यूज कर Mix सकते use हैं, कर सकते मल्टी हैं। स्टेज के Multi-stage साथ साथ sampling। क्लस्टर को भी आप इन्वेट जी, कर जी। सकते हैं। तो रियली इसका मतलब ये है कि आज जो स्टडी का जो नेचर हो गया है, जी खास करके जहाँ पे हम मोनोडिसिप्लिनरी से ट्रांसडिसिप्लिनरी का जो एक सफ़र है हम तय करते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि किसी एक सैम्पलिंग टेक्निक से शायद आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है और आपको ब्लेंडिंग आना चाहिए, जी जी यानी कि आपको मिक्सिंग आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जब तक आप सारे सैम्पलिंग टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो शायद आप ब्लेंड भी अच्छे से नहीं कर सकते, जुडिशियस ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे thank बीच you, sir. हाँ, थैंक यू। हमारे बीच एक और शोध छात्र हैं जो एकदम बिल्कुल बहुत उत्सुक रहते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग में शिक्षा का शोध छात्र हूँ। और मेरा प्रश्न है, जैसे कि अभी ये परिचर्चा हुई, इसमें जो है काफ़ी मेरे साथियों ने प्रश्न पूछे, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका जो लिमिटेशंस, अगर इस तरह की सैंपल का हम मल्टी फेज या मल्टी जो है पल सैंपल का हम यूज करते हैं स्टेज सैंपल का, तो इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी? अच्छा, मतलब ये शायद ये जानना चाह रहे हैं कि मल्टी स्टेज या मल्टी फेज जो दोनों आपने काफ़ी अच्छे से डिलिबरेटली और काफ़ी, तो उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी, उनके शॉर्ट कमिंग्स क्या होंगे, ये शायद पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जैसा कि संजय जी आपका प्रश्न का रिलेवेंट है कि इनकी सीमाएं क्या होंगी। हर केस में हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग नहीं यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ऐसा रिसर्च है जिसमें कि आपको बहुत हाई डिग्री का प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, मेडिकल का कोई रिसर्च है और वहाँ पे आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका जितनी ज़्यादा संभावना होगी एरर की, उतनी ज़्यादा संभावना होगी किसी के जीवन मौत की, अगर मेडिकल साइंस का रिसर्च बहुत गौर कीजिए इसको, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जहाँ पे आपको बहुत हाई डिग्री का प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बजाय अदर सैम्पलिंग मेथड यूज करें जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरा कि आपका पॉपुलेशन मान लीजिए छोटा है और बिल्कुल क्लियर है, टोटली ऑब्जेक्टिव है, सारा आपका सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास उपलब्ध है, पूरा लिस्ट आपके पास मौजूद है उसका अपने पॉपुलेशन का, वैसे में आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर रहे हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ही हमारा काम चल सकता है। आपके पास टाइम अवेलेबल अगर है करने के लिए, एक्सेसिबल है आपका पॉपुलेशन, देन यू डू नॉट यूज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्योंकि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आपको ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा और उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन वेग है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अलावा। तो कंडीशन ये आ जाती है कि सर कि इसमें अगर हमारे पास समय अधिक है
और हम ज़्यादा इसमें खर्च करना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च करना चाहते नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके अवेलेबल पास। हैं, तभी हम इस तरह की सैंपल का हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा की और स्थिति में और ज़्यादा नहीं, एक और चीज़ आपने जो छोड़ी, ज़्यादा हाई डिग्री का प्रिसीजन अगर रिक्वायर्ड है। यानी कि संजय जी जी कि स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितना है, और उसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन आप कितना चाहते हैं। ये शायद ये सभी बेसिक क्राइटेरिया हैं कि जहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं कि आपकी सैम्पलिंग और आप किस तरह के सैम्पलिंग टेक्निक को आप ऑप्ट करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा लिमिटेशन जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का है वो ये है कि इसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास हाई डिग्री का एक्सपर्टाइज नहीं होगा और हर सैम्पलिंग मेथड का गहरा नॉलेज नहीं होगा तो आप सैम्पलिंग करने में कठिनाई होगी, और जो जनरलाइज करेंगे, जो रिजल्ट आप निकालेंगे वो मिसलीडिंग रिजल्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं तो उसमें उतनी हाई डिग्री की एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है जितनी मल्टी स्टेज में है। यही इसकी लिमिटेशन है, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। यानी कि आप मल्टी से आप उम्मीद लगा लीजिए कि मल्टी लेवल के स्पेसिफिकेशंस और मल्टी लेवल के एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए, मल्टी क्वालिटी एक रिसर्चर में होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही। तो डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जो ई आचार्य लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे शोधकर्ताओं को आपने मल्टी जो स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग की जो डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं उसको आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।